नमस्कार। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं खुद यहां आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री की जुबान से ये जब शब्द निकले थे, तब वो वाराणसी में वोट मांग रहे थे। और वोट के चलते जो शब्द उन्होंने कहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस देश की बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मोदी लेता है। ये वो तमाम शब्दों पर भरोसा रख इस देश की बेटियों ने आगे पढ़ने का, बढ़ने का जो हौसला दिखाया था, उसकी खाल आज उधड़ चुकी है, उसकी सच्चाई बाहर आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार पर आप भरोसा करें तो इस देश की बेटियों को सुरक्षा मिलेगी। और उसी प्रदेश की बेटियों ने भरोसा किया और वोट दिया, वहां पे डबल इंजन की सरकार भी बनाई। लेकिन क्या बेटियां सुरक्षित हैं? क्या गंगा सुरक्षित है? नहीं। एक और गंगा जिसको निर्वस्त्र किया गया, जिसको धमकाया गया, गन पॉइंट पर धमकाया गया, जो गुहार लगाती रही, 8 दिन के बाद कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर लिखी जाती है जिसमें गैंग रेप नाम के शब्द को शामिल किया जाता है। ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले इन दरिंदों की शक्ल आप देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए। ऐसे कई लोग आपके आसपास घूम रहे होंगे। इनकी पहचान आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि गोदी मीडिया आपको इन लोगों की पहचान नहीं बताएगा, इस विषय में डिबेट नहीं करेगा और सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। कौन है ये लोग? पहला शख्स कुणाल पांडे खुद को बीजेपी आईटी सेल का कोऑर्डिनेटर बताता है। ये दूसरा शख्स है जो बीजेपी आईटी सेल का को कोऑर्डिनेटर बताता है, इसका नाम है सक्षम पटेल। ये तीसरा शब्द है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, बीजेपी वर्किंग कमेटी का मेंबर खुद को बताता है। इन तीनों लोगों की करतूत ने आज पूरे देश को फिर शर्मसार कर दिया है। नया साल था, आज मैं कुछ अच्छी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन जब यह खबर मेरे सामने आई तो शायद वो खुशी कहीं रौंद चली गई। कहीं उस खुशी को दबाने की कोशिश इस देश की सरकार और इस तरह के कुछ एक भेड़िए हर रोज करते चले आ रहे हैं। पीड़िता के बयान को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, किस हद तक इन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी और किस तरह से वो पहली एफआईआर लिखी गई, जो दबाव में उस बेटी ने, उस लड़की ने, उस छात्रा ने वो बयान लिखा। क्या वो सच्चा बयान था या फिर जो मैजिस्ट्रेट के पास जाके उस बेटी ने कहा वो सच था? पहले आप उस बयान को पढ़िए। मैं नवंबर 1 तारीख की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकले। नवंबर 1 तारीख की घटना है, आज हम जनवरी 1 तारीख में बैठे, यानी 2 महीने गुजर चुके हैं। गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करबन बाबा मंदिर के करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट की आवाज आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसके बाद मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया, मेरी फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10 से 15 मिनट तक मुझे कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में मैं घुस गई। वहां 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे। उसके बाद मैं अपने हॉस्टल पहुंच पाई। ये नवंबर 1 तारीख की घटना है। सुबह होते होते धीरे धीरे घटी घटना सुगबुगाहट के साथ कई छात्रों तक पहुंच गई। छात्र इकट्ठे होने लगे। इस छात्रा को न्याय दिलाने की मुहिम छिड़ गई। तकरीबन 2500 से ज्यादा छात्र आईआईटी बीएचयू कैंपस में प्रोटेस्ट पे बैठ गए, धरने पर बैठ गए।
उसके बाद एफआईआर लिखी गई, इस छात्रा का स्टेटमेंट लिखवाया गया। स्टेटमेंट लिखवाने तक कई छात्र ये इल्जाम लगाते रहे कि पुलिस हम पर दबाव बना रही है, छात्रा पर, पीड़िता पर दबाव बना रही है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 11 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद पहली बार एसएचओ आते हैं और वहां का जायजा लेते हैं, और कुछ नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती, किसी छात्र छात्रा से कुछ नहीं पूछा जाता। नवंबर 1 तारीख घटी घटना 8वें दिन जाकर, यानी अगले हफ्ते के 8वें दिन जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने जब इस बच्ची ने अपनी सच्ची दास्तान सुनाई, तब जाकर वहां पर रेप, गैंग रेप की धारा लगाई गई। उससे पहले वो धारा तक नहीं लगी थी। गैंग रेप की धारा 376D, इसको शामिल किया गया। पहली एफआईआर में क्या लिखा गया? धारा 354B यानी कपड़े उतरवाना और 509 यानी धमकी देने वाली धारा, मात्र यही धाराएं लगाई गई थी। पूरा क्रम देखिए आप, किस तरह से ये तमाम चीजें घटी हैं। इधर आप देखिए ये बाइक जिसमें ये तमाम वो लड़के घूमते हैं और वहां की लड़कियों को छेड़ते हैं। छेड़ते सिर्फ नहीं है, गैंग रेप तक कर देते हैं। बीजेपी के आईटी विंग के लोग हैं ये, और सिर्फ इसी वजह से गोदी मीडिया इनका नाम तक लेने से कतराती है। ये तो घर देखिए आप, ये भी इन्हीं लोगों के घर है। इनमें एक सक्षम पटेल का घर है जिसमें आप देखेंगे बीजेपी का नेम प्लेट लगा हुआ। एक और घर देखिए, उस पर एक और नेम प्लेट लगा है, उसके पास में ही लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगी। हम हिंदू हैं, हम हिंदूवादी हैं, और हिंदूवादियों की जो शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं उनकी हकीकत ये वीडियो दिखा रहा है आपको। 11 घंटे की मुशक्कत के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब जाकर जो वहाँ के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्होंने 2 नवंबर को पहली बार एफआईआर लिखी जाती है। 11 से ज़्यादा घंटे तक वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है। एसएचओ आके वहाँ की जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं। 3 नवंबर को एक और मुद्दा वहाँ पे उठता है, यानी आईआईटी और पीएचयू के बीच में एक दीवार खड़ी करने का मुद्दा वहाँ पे आता है। 4 नवंबर को एक और घटना सामने आती है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ इस कैंपस में, ये तो हर बार होता रहा है, यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अक्टूबर 31 तारीख को भी ऐसी ही घटना यहां पर घट चुकी है, लेकिन जब हम पुलिस वालों के पास गए एफआईआर लिखवाने, किसी ने हमारी एफआईआर नहीं लिखी। इसके चलते वो एफआईआर भी लिखी गई, नवंबर 4 तारीख को लिखी गई। 5 नवंबर को पहली बार आईआईटी बीएचयू कैंपस में पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, सरकार के अधिकारी पहुंचते हैं, वहां के जो छात्र छात्राएं हैं, वहां के जो स्टूडेंट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ बैठक होती है और एक कमेटी फॉर्म करी जाती है। 6 तारीख को यह मुद्दा और आगे बढ़ता है। एबीवीपी के छात्र, आईसा के छात्र और पीसीएम के छात्र आपस में भिड़ जाते हैं, हाथापाई हो जाती है। 7 तारीख को स्टूडेंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक और इल्जाम लगाती है कि जो पुलिस है वो पीड़िता का बयान बदलवाने में जुटी हुई है और उसको परेशान किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि आप अपना केस वापस ले लें। 8 तारीख को पहली बार जब पीड़िता मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है, तब जाकर मैजिस्ट्रेट ने जब पूरी कहानी सुनी, तब कहा कि ये तो गैंग रेप का मसला है, आपने क्या एफआईआर लिखी है। तब जाकर इसको गैंग रेप की धारा में लिखा गया। लेकिन उसके बाद भी 2 महीने लगे उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, उसको इन हैवानों तक पहुंचने के लिए। और जो हर बात पर बुलडोजर बाबा बुलडोजर चढ़ा देते हैं, जो भी गलत करेगा उसके घर में हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, अभी तक इन लड़कों के घरों में बुलडोजर नहीं पहुंचा, इनका एड्रेस शायद नहीं मिला इनको। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो ये कहते थकते नहीं हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी आप ही के वायदे के अनुसार आप पर भरोसा कर कर पढ़ने भी गई और सुरक्षित महसूस करने लगी, जो शायद गलत था, झूठ था, और उसकी पोल खुल चुकी है। आप सोच के देखिए, अगर ये इस देश की हकीकत है, अगर ये इस देश की सच्ची कहानी है, तो मीडिया क्यों इसको नहीं दिखाना चाहता है? यही वो जानवर है, यही वो शैतान हैवान है जो द केरला स्टोरी नामक एक झूठी कहानी को प्रोपेगेंडा के तहत दुनिया भर में
प्रमोट करने का काम कर रहे थे। अमित मालविया और उसके गुर्गे जो ये लोग हैं, अमित मालविया से कोई सवाल नहीं पूछता है, उसके गुर्गों से कोई सवाल नहीं पूछता है, कोई हिम्मत नहीं रखना चाहता। और ये जो सच्चाई बाहर आई है, इसके बारे में आज तक ने बेहद अच्छे तरीके से, सही सलीके से इन दुष्कर्मियों को बचाने का काम जिस तरह से करा, उसको भी आपको देखना चाहिए। 2 आर्टिकल्स लिखता है आज तक, जहां पे इन लोगों के ना नाम है, ना इनके अता पता है, ना इनकी तस्वीरें बाहर दिखाई गई हैं, ना इनका जो कनेक्शन है बीजेपी के साथ वो दिखाया गया है कि इन लोगों की तस्वीरें कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, कैसे स्मृति ईरानी जी इनके साथ फोटो खिंचवा लेती हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ इसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, कैसे जेपी नड्डा के तक इनकी फोटो खिंची हुई है। ये कोई सवाल नहीं पूछता है। और बीजेपी के वही तमाम लोग जो बात बात पर सड़कों पर उतरकर धरना देते हैं जब कोई मुसलमान अपराधी निकलता है, कोई ऑपोजिशन लीडर अपराधी निकलता है, लेकिन आज ये सब मौन है, आज शांत है। क्यों? क्योंकि इन लड़कों का नाम ना रहीम है ना सलीम है। ये तमाम वो लड़के हिंदू संगठन के हैं, इस वजह से हम चुप हैं। टीआरपी नहीं मिलेगी, हमारा प्रोपेगेंडा इस पे फिट नहीं आता है। इस पीड़िता के साथ जो कुछ भी घटा, अगर इन लड़कों को सही सजा नहीं मिलती है तो शायद इस देश की सरकार को, इस देश के तमाम उन लोगों को सर झुका लेना चाहिए जो ये कहते नहीं थकते कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और इस देश की बेटियों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, और मोदी जी उसकी गारंटी दे चुके हैं। नमस्कार।